वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अपन लास्ट लेक्चर जो अपन ने कवर किया था उसमें अपन ने देखा था कि इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा फर्स्ट वाज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड वाज सोशलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और जो फाइनल हमने देखा था वो देखा था मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हम 3 पार्ट कवर कर चुके थे। हमने देख लिया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, प्राइवेट हाथों में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस एंड व्हाट यू हैव टू डिलीवर टू द कंज्यूमर्स। दूसरी चीज, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों इकोनॉमी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट, तो वो क्या हो जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल हमने देखा, इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां तक हमने कवर कर लिया था। अब हम क्या आगे जो कवर करते हैं वो देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हमारा जो बैंक है रिजर्व बैंक आरबीआई, ये हमारे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमी में, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कौन कवर करता है, आरबीआई। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन कवर करता है, वो करता है वित्त मंत्रालय। गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी कवर करती है, कंट्रोल करती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरबीआई इकोनॉमी कंट्रोल करता कैसे है। देखिए, इकोनॉमी में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक आप एग्जांपल मानिए कि मेरे हाथ में अगर 100 रुपए हैं और मुझे कोई चीज 50 रुपए में मिल रही है तो मैं 2 लूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि और भी लोग हैं जिनके पास एनफ मनी है, तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे किस चीज की, गुड्स की और सर्विसेज की। अब अगर जो हम शब्द सुनते हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कैसे बढ़ती है, या तो इनका जो है डिमांड बढ़ जाए, गुड्स एंड सप्लाईज की। डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में क्या होगी, करेंसी होगी, कि आपके हाथ में अगर पैसा होगा तब आप डिमांड ज्यादा करेंगे। तो उसी चीज को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। कैसे करता है, ये हम देख रहे हैं बाई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक। इसका प्रीवियसली नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लाइक इसका नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसको अमेंड किया गया, मतलब इसमें संशोधन किया गया, एक किया गया 1949 में, फिर 2007 में। 2007 का जो करेक्शन है वो बहुत जरूरी हो जाता है आरबीआई के एक्ट का अमेंडमेंट। किसके थ्रू, नरसिम्हन कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड, और नरसिम्हन कमेटी ने इस चीज पे रिकमेंडेशन दी कि आरबीआई को कैसे फंक्शनिंग करनी चाहिए, लाइक हाउ टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। 2 टूल हमने देखे, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। आज हम जो चीज कवर करेंगे वो करेंगे क्वांटिटिव टूल्स ऑफ आरबीआई, कैसे आरबीआई इन चीज को कवर करता है। देखिए, यहां आप एक शब्द देख रहे हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये पहले लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नहीं थी, पहले जो थी वो थी हमारी बैंक रेट। आरबीआई इससे लिक्विडिटी कंट्रोल करता था। अब आप ये शब्द सुन रहे हैं, लिक्विडिटी क्या होता है, ऐसा पैसा या ऐसी करेंसी जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो होती है लिक्विड करेंसी, जिसमें होता है हमारे गोल्ड हो गया, ठीक है।
हमारी टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया एफडी, ठीक है, 2 साल के लिए। हम एक शब्द सुनते हैं ना कि एफडी तुड़वाई, तो तुड़वाना क्या होता है, आपने उसको मैच्योर होने से पहले तुड़वा दिया, तो एफडी क्या कर दिया आपने, ब्रेक कर दी। अब आप एफडी ब्रेक करते तो आपको पैसा कट के मिलता है, वो जो पैसा बैंक काटता है वो होती है पेनाल्टी। बैंक क्या काट रहा है आपसे, पेनल्टी ले रहा है इस चीज की कि आपने 2 साल के लिए एफडी करवाई थी और आपने 1.5 साल में एफडी तोड़वा दी। ये है बैंक रेट के बेसिस पर पेनल्टी डिसाइड होती थी। अभी हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या देखा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक्चुअली रेपो रेट जो है, रेपो रेट, ये क्या होता है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। एक हमारा कोई एक्स हम बैंक मान लेते हैं, इसे जरूरत पड़ती है फंड की। क्यों पड़ती है, क्योंकि इनको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा एसएलआर, ये सारे टर्म्स हम समझेंगे। ये क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, क्योंकि इन्हें रिपोर्ट्स देनी होती है हर 15 डेज में आरबीआई को कि हमारे पास हमारे एनडीटीएल, एक और शब्द नया एनडीटीएल, ये होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज क्या होती है, देखिए क्या होता है कि जैसे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं, 2000 करोड़, ठीक है, तो बैंक ऐसा नहीं है पूरे 2000 करोड़ का लोन दे देगा, नहीं, बैंक कुछ पैसा सीआरआर में रखता है, जो आरबीआई डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, ये आरबीआई, कि आपको कैश रिजर्व रेशियो रखना है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जैसे कि बैंक ने डिसाइड किया 4.5% ऑफ, किसका 4.5%, एनडीटीएल का, कितने का, 2000 करोड़ का 4.5% आपको सीआरआर में रखना है। सीआरआर क्या होता है, कैश होता है ये आपको सिर्फ करेंसी में ही रखना है। ये करेंसी मींस कैश, जो हमारे नोट्स हैं उसी फॉर्मेट में। ये हो गया सीआरआर। एक होता है एसएलआर, अभी हम देख रहे थे ना, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो चीज आप स्टोर करोगे, जिस चीज से आप अमाउंट होल्ड करोगे, यहां क्या है, कैश, ये क्या है, कैश। यहां क्या होगा, यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है, ये गोल्ड में हो सकता है क्योंकि इजीली कन्वर्टेड है गोल्ड। इन चीजों में आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी आरबीआई डिसाइड करके देगा आपको कि इसका परसेंटेज कितना होगा, डिसाइडेड बाय आरबीआई, ठीक है। होता क्या है कि 2007 से पहले, कब से, 2007 से पहले, एक सदी पहले, इस पर बैंक को क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। किसको, बैंक को, सीआरआर और एसएलआर पर, ठीक है। और इस पर जब बैंक को इंटरेस्ट मिलता था 2007 से पहले, तो जब हमारी कमेटी बनी, कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, उसने क्या कहा कि ये जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, ये अब नहीं मिलेगा। कौन देता था इंटरेस्ट, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई स्टेटमेंट देता था, इंटरेस्ट देता था किसको, बैंक्स को, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है आरबीआई। दूसरी चीज, इससे पहले क्या था, 2007 से पहले सीआरआर जो था उसकी एक लोअर लिमिट थी कि भाई 4% से लेके और आप 15% तक क्या कर सकते हो, सीआरआर को रख सकते हो, कि 4% से लिमिट होती थी कि 4% से 15% के बीच सीआरआर होना चाहिए। दूसरी चीज, एसएलआर की जो लिमिट थी, ये हमारे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसकी जो लिमिट थी वो थी 25% से लेकर
5% या फिर 40% तक की। ये जो लोअर सीलिंग है ना, यहाँ 4% की और यहाँ 15% की, ठीक है, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया 2007 से। अभी क्या हो सकता है, इट इज 15% तक, और वो कितने तक, 40 तक। ये क्या हो गया, सीआरआर और एसएलआर। आगे हमारी बात समझ में कि सीआरआर और एसएलआर बैंक कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि क्या होता है सीआरआर और एसएलआर मैनेज करने का मतलब कि आपके पास अगर नेसेसरी एनवायरनमेंट में, लाइक कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सीआरआर को, रिजर्व को यूज कर सकते हैं, ताकि बैंक रन जैसी प्रॉब्लम नहीं आए। होता है ना कि जैसा हमने सुना कि अमेरिका में एक बैंक फॉल हुआ था, लेहमैन बैंक, तो क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी जो है, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि लोगों का जो पैसा है वो उन्हें मांगने पर वापस नहीं मिले, तो उसके लिए आप सीआरआर और एसएलआर जैसी फैसिलिटीज को यूज करते हैं, ताकि ऐसी समस्या इकोनॉमी में नहीं आए। ये हमारी आरबीआई पॉलिसी के टूल्स में काम आता है कि हम लिक्विडिटी कैसे मैनेज करता है हमारा बैंक। इससे बड़ी चीज जो हम देख रहे थे ऊपर, रेपो रेट। रेपो रेट एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए अब हम समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है, ये हमारा कोई बैंक है नॉर्मल। इस बैंक को क्या करना है, पैसा चाहिए इस बैंक को, तो इसको पैसा कौन देगा, आरबीआई देगा, ठीक है। ये बैंक जाएगा आरबीआई के पास कि हमारे पास पैसे की कमी है और हमें पैसा चाहिए। आरबीआई जो रेट चार्ज करता है वो होती है रेपो रेट। पर ये जो आप शब्द सुनते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है कि जो एसएलआर था हमारा, उसमें जो सिक्योरिटीज थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक यहां से सिक्योरिटीज लेगा और आरबीआई को देगा, ठीक है। मान लीजिए इस बैंक को 100 रुपए की नीड है, तो ये बैंक क्या करेगा, जाएगा सिक्योरिटीज निकालेगा 100 रुपए की और किसको देगा, आरबीआई को। आरबीआई इसको क्या देगा, मनी। ये क्या होता है, ये एक तरीका का एग्रीमेंट होता है, इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आपको हम जी सिक्योरिटी जो है वापस दे देंगे और आप हमें पैसा वापस दे दीजिएगा। तो ये जो एग्रीमेंट है, जो सिक्योरिटीज इसके पास जाएंगी आरबीआई के पास, आरबीआई बैंक को क्या देगा, पैसा। इस एग्रीमेंट को कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसीलिए इसे कहा जाता है, ये रीपर्चेज एग्रीमेंट जिस रेट पे साइन होता है उसे कहते हैं रेपो रेट। आई बात समझ में। तो रेपो रेट क्या होती है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। किस चीज का एग्रीमेंट, कि आरबीआई इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस देगा और ये बैंक आरबीआई क्या देगा, पैसा वापस देगा। मान लीजिए हमने कहा था 4% चल रही है रेपो रेट, तो बैंक आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेगा। क्या लेगा आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेगा, और कितने परसेंट पे, 4% पे। तो बैंक को कितना पैसा ही देगा, वो सिर्फ 96 रुपीज किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। पर जब ये बैंक अपना एग्रीमेंट लेने जाएगा तो आरबीआई को कितना पैसा देगा, पूरे 100 रुपीज। आई बात समझ में, कि आरबीआई बैंक को देगा 96 रुपीज और बैंक आरबीआई को क्या देगा, 100 रुपीज। ये ओवरनाइट होता है। आप चीजें कंसीडर करना, हमेशा बैंक रेट जो है हमारी, कौन सी रेट, बैंक रेट, वो लॉन्ग टर्म रेट होती है, लाइक 14 दिन 28 दिन, इस हिसाब से बैंक रेट कंसीडर की जाती है कि बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म पे पैसा लेना। अब आप सोचिए कोई बैंक अगर लॉन्ग टर्म पे पैसा ले रहा है, ये बैंक अगर लॉन्ग टर्म पे पैसे ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी सिचुएशन क्या आ चुकी है, बैंक रन की आ चुकी है, कि इसके पास फंड नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक रेट पे पैसा लेगा। इसीलिए आरबीआई ने इस पॉलिसी को बैंक रेट पर जो पहले हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करते थे, ठीक है, उसको चेंज करके रेपो रेट पे कर दिया। तो वो किस चीज पे होगी, बैंक रेट पे। अब हमने देखा कि रीपर्चेज एग्रीमेंट, एक होता है आरआरआर, आर आर आर, ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होगा, मान लीजिए इस बैंक के पास क्या है, पैसा ज्यादा है, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है, इसने कहा कि मैं आरबीआई के पास पैसा रखूंगा। क्यों, आरबीआई मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, रिवर्स रेपो क्या देगा, 5% का इंटरेस्ट देगा। तो ये बैंक किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। ऐसा तो है नहीं ना कि हर लोग लोन लेने आएंगे,
जो लोन लेने आएगा उसे बैंक लोन देगा, उसके पास भी बैंक के पास अगर पैसा बचा हुआ है तो वो किसके पास देता है, आरबीआई के पास। सोचिए कि इस बैंक के पास अगर पैसा ज्यादा है तो लिक्विडिटी मार्केट में कैसे जाएगी, कि मार्केट में लोन इजी, और जब आरबीआई को लग रहा है कि लोन इजी हो गए हैं, लोगों की अप्रोच हो गई है डिमांड्स पुल करने की, डिमांड्स बढ़ाने की, तो आरबीआई कहेगा महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा तो ये बैंक क्या करेंगे, आपको लोन देने से ज्यादा किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास पैसा रखने। ठीक है, दूसरा बैंक क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, बैंक पैसा नहीं ले पाएंगे किससे, आरबीआई से, और आपको दे नहीं पाएंगे। अगर बैंक ने आरबीआई ने क्या बढ़ा दिया, आपको रेपो रेट बढ़ा दी, तो बैंक क्या करेगा, हैंड टू हैंड आपको जो लोन मिल रहा है, बैंक को जो लोन मिल रहा है कहां से, आरबीआई से, कितने, मान लीजिए 6% पे, वो आगे क्या चार्ज करेगा, 12%, 12.5%। तो क्या आप बैंक से 12%, 12.5% पे लोन लेने जाओगे, जो लोन आपको 8% पे मिल रहा था, नहीं जाओगे। ये होता है लिक्विडिटी। आपके हाथ में जो पैसा है बैंक क्या करेगी, खींच लेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर लगने वाला इंटरेस्ट बढ़ा देगी, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे। आपने जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी मान लीजिए, ठीक है, आपके पास कितने रुपए थे, 15,000 रुपए थे, बैंक ने कहा कि मैं आपको 17.5 दे दूंगी 1 महीने में। ठीक है, आप गए और आपने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और कितने, 15,000 रुपए अपने बैंक को दे दिए, तो आपके पास पैसे क्या होगी, कमी हो गई, तो आप वो मार्केट में खर्च नहीं कर पाओगे। ये होते हैं मार्केट ऑपरेशंस की गवर्नमेंट किस तरह से, लाइक हमारा सेंट्रल बैंक किस तरह से लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। अभी हमने ये 2 चीज देखी हैं, कौन कौन सी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक और चीज, ये जो रेपो रेट है हमने देखा रीपर्चेज एग्रीमेंट है, ये क्या होता है ना कि बैंक ओवरनाइट लोन लेता है, कि आज लोन लिया रात भर के लिए और सुबह वापस हो जाएगा, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। क्यों लेता है ये बैंक, क्योंकि इसको हमने देखा हर 15 डेज में एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि हमारे पास CRR और SLR, ये दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं यार, 15 डेज में इसकी रिपोर्ट जाती है, ये हमारे पास हमारे NDTL का अवेलेबल है, जो आरबीआई डिसाइड करके दे रहा है आपको कि NDTL का इतना % आपको मैनेज करना है CRR और SLR में, SLR कोटा में। तो जैसे बैंक के पास अगर पैसे की कमी हुई तो बैंक कहाँ जाएगा, आरबीआई, कि भाई हमें रेपो रेट पे लोन दे दो। वो मैनेज होगी शीट, कौन सी शीट, CRR और SLR की शीट मैनेज होगी। ठीक है, बैंक आरबीआई को शो करेगा कि हमारे पास CRR और SLR अवेलेबल है, देख लीजिए हमारी शीट में, और बैंक वापस क्या करेगा, आरबीआई से अपनी सिक्योरिटीज लेगा और आरबीआई को उसका पैसा लौटा देगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बैंक ये मैनेज नहीं कर पाता है, हम इससे पहले देख रहे थे ना बैंक रेट, अगर बैंक ये मैनेज नहीं कर पाता है CRR और SLR, तो आज बैंक रेट किस काम में आएगी, यहां बैंक रेट काम आएगी पेनल्टीज चार्ज करने में, बैंक रेट प्लस X% की पेनल्टीज, वो बैंक पर क्या लगती है, X% पेनाल्टी लगती है। ये पेनाल्टी किस में होगी, अगर बैंक ये मैनेज नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या हो गई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई है। ठीक है, कि कैसे मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट होगी। दूसरी चीज कि बैंक रेट जो 2007 से पहले हमारी क्या थी, 2000 से पहले की थी, एक की टर्म थी लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए, वो अब क्या हो गई है, पेनल्टी रेट काउंट कंसीडर होती है। हम कल देखेंगे कि बैंक रेट और किस टर्म में काम आती है हमारे, आज बैंक रेट की क्या वैल्यू है। तो हमने क्या देखा, SLR CRR मैनेज करने के लिए 15 डेज में बैंक रेपो रेट पे क्या लेते हैं, लोन। इसके बाद हम कल देखते हैं MSF क्या होता है, क्या होता है कि बैंक किस तरह से और पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। देखा हमने SLR कोटे से हमने क्या देखा, बैंक अपना GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड किसके पास रखता है, आरबीआई के पास। ठीक है, इसकी लिमिट्स कितनी होती हैं, क्या होता है, इसकी डिटेल हम कल देखेंगे। थैंक यू।